Hello everyone and welcome back to your own income tax class। आज की क्लास में हम लोग वही बात आगे करेंगे प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, जिसमें से एक अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम है हुंडी। अब ये क्या चीज़ है इसको समझना होगा हमें, ठीक है। हेडिंग है हमारी अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। हुंडी क्या चीज़ होती है? हुंडी का मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली इनकम टैक्स में वर्ड हुंडी यूज़ किया गया है। हिंदी में हम हुंडी बोलते हैं, इंग्लिश में बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, लेकिन सिंस इनकम टैक्स में इसे वर्ड हुंडी यूज़ किए हैं तो हम हुंडी ही बोलेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक्चुअल में आपको बताऊं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ होती है, कैसे ऑपरेट करती है, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हुंडी के जरिए ब्लैक मनी का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ था, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट इसके तहत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो लेट मी टेल यू कि व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हाउ इट ऑपरेट्स। देखिए, मिस्टर ए क्या करता है, सेल करता है मिस्टर बी को, ठीक है। ये सेल है क्रेडिट पे, मतलब अभी मिस्टर बी ए को पैसा नहीं देगा, लेकिन मिस्टर ए के पास इतने पैसे नहीं है, ये 1 करोड़ रुपए का माल बेच देता है इसको। अब अगर मिस्टर ए का 1 करोड़ रुपए रुक जाएगा तो मिस्टर ए का काम नहीं चलेगा, लेकिन मिस्टर बी अभी पैसा देगा नहीं इसको, तो एक इसको लिक्विडिटी भी ए के पास आ जाए, ए के पास पैसे भी आ जाए, बी को देना भी ना पड़े, उसका एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है 1 करोड़ रुपए का। बिल ऑफ एक्सचेंज जब आप पूछेंगे क्या होता है, ये एक अंडरटेकिंग होती है। मिस्टर बी उसमें लिख के देता है कि मैं 1 करोड़ रुपए आपको 2 महीने बाद, जो भी उसमें ड्यूरेशन है, 2 महीने बाद दे दूंगा, ठीक है। अब मिस्टर ए क्या करता है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके बैंक के पास चला जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इसको दे देता है, जिसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर बी 2 महीने बाद क्या करेगा, 1 करोड़ रुपए मिस्टर ए को दे देगा। अगर मिस्टर बी की गुडविल मार्केट में बहुत हाई है, ठीक है, बैंक भी इससे वाकिफ है, तो ये इसके बिल को डिस्काउंट कर देती है। डिस्काउंट करने का मतलब होता है कि इसके बिल ऑफ एक्सचेंज को गिरवी रख लेती है, और बैंक मिस्टर ए को क्या करती है, पैसा दे देती है थोड़ा सा काट के। मतलब 1 करोड़ रुपए है तो मान लीजिए 99.5 लाख दे देगी, मतलब 50,000 रुपये काट लिया, ठीक है। बैंक की इनकम क्या होगी, 2 महीने बाद तो इसको पूरा पैसा आ ही जाएगा 1 करोड़ रुपया, ठीक है। अब होता क्या है कि इसको 99.5 लाख रुपए मिल गया, मिस्टर ए का काम हो गया, अब भाई इसको पैसा खाली हो गया, अब ये और बिजनेस अपना करने लग जाता है और माल बेचता है ये। बैंक को क्या होगा, अब 2 महीने बाद एक्चुअल में क्या होगा, मिस्टर बी मिस्टर ए को 1 करोड़ रुपए देगा, और मिस्टर ए क्या करेगा, बैंक को 1 करोड़ रुपए दे देगा। अब बैंक इसको ये क्या करेगा, जो बी मिस्टर बी ने साइन करके दिया था कि एक अंडरटेकिंग में दूंगा, ये रिलीज कर देगा, बैंक वापस कर देगा मिस्टर बी को, बी फाड़ के फेंक देगा उसको। एक वादा किया था पैसा देने का, ठीक है, वो पैसा वादा किसके पास पड़ा था, बैंक के पास। 2 महीने बाद बी ए को पैसा देगा, ए बैंक को पैसा देगा, बैंक बी को क्या करेगा, वो कागज़ दे देगा, बी फाड़ के वो कागज़ फेंक देगा, काम खत्म हो गया। ये पूरा गुडविल वाला बिजनेस होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये 50,000 रुपया क्या हुआ, बैंक की 50,000 रुपये की इनकम हो गई इसमें, 2 महीने में उसको 50,000 रुपया मिल गया, ब्याज समझ लीजिए, ठीक है। मिस्टर ए का 50,000 रुपये का खर्चा हो गया भाई इसी चीज़ का पैसा तुरंत लेने का, ठीक है। तो दिस इज हाउ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑपरेट्स, ठीक है। इसी को हिंदी में हम बोलते हैं हुंडी। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉ है, उसके पहले ना मैं आपको एक मार्केट समझाता हूँ, ये क्यों लॉ ये सब बनाया गया है। अब चांदनी चौक जानते हो दिल्ली में, चांदनी चौक दिल्ली सुना होगा, पॉपुलर जगह है भाई, ठीक है। एक मूवी भी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, ठीक है, बड़ी फेमस जगह है। यहाँ पे गारमेंट्स का, कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार होता है होलसेल में, मतलब पूरे हिंदुस्तान के रिटेलर चांदनी चौक से होलसेल में कपड़ा खरीद के ले जाते हैं अपनी रिटेल दुकान में बेचने के लिए, और पूरे हिंदुस्तान भर के मैन्युफैक्चरर्स के एजेंट्स वगैरह यहाँ पे घूमते हैं होलसेल में माल इन दुकानदारों को देने के लिए। तो चांदनी चौक में बड़ी सारी शॉप्स हैं, बड़े सारे कस्टमर्स आते हैं होलसेल में माल खरीदने, और बहुत सारे एजेंट वहाँ पे पहुँचते हैं अपना माल बेचने के लिए, ठीक है, कि दिखाते हैं कि ये देखिए ये माल है, इस रेट का मिल जाएगा आपको।
तो चांदनी चौक में जो ये दुकानें हैं ये सब कई करोड़ रुपए का धंधा करती हैं साल भर में। ठीक है, ये सब चांदनी चौक की शॉप्स हैं। गारमेंट शॉप, गारमेंट शॉप को जीएस लिख दें। ठीक है, ये सब करोड़ रुपए का धंधा करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा धंधा ब्लैक में चलता है। मतलब ना तो ये लोग माल खरीदते समय बिल लेते हैं, ना जिसको माल बेचते हैं उसको बिल देते हैं। बिल का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, कई करोड़ रुपए का धंधा इस मार्केट में चल रहा है बिना बिल के। सरकार को कोई एक पैसा टैक्स नहीं मिल रहा। अच्छा, और क्या होता है इसी मार्केट में? ये मार्केट में काम कैसे हो रहा है? एक एजेंट आता है इस गारमेंट शॉप के पास। ठीक है, एक एजेंट आया, उसने उसको माल दिखाया। ठीक है, कि ये देखिए भाई, ये माल है, हम आपको 100 रुपये पीस के हिसाब से दे देंगे। उसने कहा दे दो माल 1 करोड़ रुपए का। तो उसने सेल कर दिया एजेंट ने इसको 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब ये जो गारमेंट शॉप है, जीएस गारमेंट शॉप को लिखे हैं, ये 1 करोड़ रुपए इसको नहीं देगा। इसकी गुडविल भी बहुत हाई है। मतलब ये सब इतने बड़े दुकानदार हैं ना, कोई भी इनको माल दे देता है। ये लोग पैसा मारेंगे नहीं। किसी की दुकान 30 साल से है, किसी की 40 है, किसी की 50 है, किसी की 100 साल पुरानी दुकान है, तीसरी जनरेशन है, चौथी जनरेशन धंधा पे बैठी है इस समय। ठीक है, पड़पोता बैठ के अब बिजनेस संभाल रहा है। तो इतनी पुरानी पुरानी दुकानें हैं, बहुत ह्यूज गुडविल है इनकी मार्केट में। ठीक है, अब ये जो एजेंट है ना, इसको अपना पैसा खाली चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि अब ये तो माल क्रेडिट पे लिया है, बोल रहा है कि ठीक है हम आपको पैसा दे देंगे 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद ये एजेंट क्या है, बेसिकली ये लोग ना मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट टाई अप किए रहते हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर से सैंपल लेके माल आते हैं, दिखाते हैं और बेच देते हैं। थोड़ा सा ही प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा कमाते नहीं है ये लोग। जैसे 3-4% कमाया होगा, 1 करोड़ रुपए का माल बेचा है ना, 3 लाख 4 लाख रुपए कमा लिया होगा। लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं। अगर इसका 1 करोड़ रुपये 2 महीना फंस गया तो फिर तो खत्म का, फिर 2 महीने तक ये बैठ के घर पे मक्खी मारे। ठीक है, तो इसको पैसा अपना खाली चाहिए। ठीक है, भले कुछ 25-50 हज़ार लाख रुपए कम भी मिलेगा तो चलेगा, 3-4 लाख रुपए कमाया, उसमें से बाकी चला भी गया तो कोई बात नहीं। तो ये जो गारमेंट शॉप वाला है, ये इस एजेंट को क्या करता है, हुंडी देता है। हुंडी मतलब वही बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी क्या है, अंडरटेकिंग है। इसमें लिख के देता है कि मैं 2 महीने बाद तुमको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, और साइन करके दे देता है। इस कागज़ की बहुत वैल्यू है, इसकी गुडविल बहुत स्ट्रांग है मार्केट में। ठीक है, लेकिन ये एजेंट अगर इस हुंडी को लेके जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज मार्केट में कहीं भी, तो मतलब बैंक के पास, तो इसको पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो कागज़ पे साइन करके दे रहा है, लेकिन इसका लिखा पढ़ी कुछ नहीं रहा है, कोई एक्चुअल में बिल नहीं बना है, कोई सेल ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, सब तो सब गुडविल पे चल रहा है ना। ठीक है, कोई एक्चुअल में ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं है, जस्टिफाई नहीं होगा, तो ये सब बैंक में नहीं जा सकता। और इतना बड़ा हो सकता है, इतनी बड़ी, देखिए बैंक में ना बिल ऑफ एक्सचेंज किसकी डिस्काउंट होती है, जैसे हम बहुत पुराने व्यापारी, ये सब की डिस्काउंट नहीं होती है, सब अंबानी अडानी इन लोग की बिल डिस्काउंट होती है। ठीक है, ये सब, ये भले बड़े व्यापारी है लेकिन बड़े अपने लेवल में है बस। ठीक है, तो इसी चांदनी चौक मार्केट में ना बड़ी सारी हुंडी की दुकानें हैं। हुंडी की दुकानें, अब ये क्या होता है आप पूछेंगे। ये सब पैदाइशी रईस लोग हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाप दादा का दिया हुआ अरबों खरबों रुपया है। ठीक है, एक हुंडी की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। जितने व्यापारी के ये हुंडी आता है, इन एजेंट्स को कहते हैं कि दो हमको हुंडी। ये किसका है? इस वाले का है ना, इस जीएस का है, इसकी तो बहुत गुडविल है। इसकी हुंडी लेते हैं सब और इस एजेंट को पैसा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये पैसा दे देगा, ये बड़ा व्यापारी है। क्योंकि ये लोग भी तो इसी मार्केट में बैठे हुए हैं ना, चांदनी चौक मार्केट में ये लोग भी बैठे हुए हैं। ये लोग भी 4 पीढ़ी से देखते आ रहे हैं कि इसका धंधा कैसा चल रहा है, ये पैसा दे देता है। और इनके पास कोई काम धंधा है नहीं। ये सब पैदाइशी रईस लोग हैं, खूब पैसा है इनके पास, ब्याज पे पैसा चला रहे हैं, ये समझिए इनका धंधा है। समझ में आ रहा है पूरी कहानी? क्योंकि अगर आप ये कहानी नहीं समझेंगे ना कि धंधा कैसे होता है, तो आप टैक्स नहीं समझ पाएंगे। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एजेंट इसको हुंडी देता है और ये हुंडी वाला क्या करेगा, इस एजेंट को पैसा दे देगा। इसका दे देगा, मान लीजिए 99.5 लाख दे दिया। ठीक है, अब ये एजेंट के पास पैसा खाली हो गया, फिर ये धंधा करेगा, दूसरे को माल बेचेगा, तीसरे को माल बेचेगा, धगाधक माल बेच रहा है अब ये फटाफट फटाफट। ठीक है, और 2 महीने बाद एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो जीएस है ये इसको पैसा देगा एजेंट को, और ये एजेंट किसको पैसा दे देगा, ये एच को दे देगा। ये गारमेंट शॉप वाला एजेंट को पैसा देगा, एजेंट हुंडी वाले को पैसा दे देगा, हिसाब खत्म हो जाएगा।
ठीक है, ये पूरा का पूरा हुंडी का पैसा आना जाना, पता है ये सब कैसे चल रहा है? पूरा कैश चल रहा है। माय गॉड सर, आप कहना चाहते हैं ये करोड़ों रुपए सिर्फ नगद में चलता है, नोटों की गड्डियां गिनी जाती हैं? हाँ, इस तरीके से ये धंधा चल रहा था चांदनी चौक के मार्केट का। ठीक है, ये दुकानदार पूरा का पूरा, ये एजेंट, ये जो हुंडी वाला है, ये हुंडी वाला पूरा 1,99,99 लाख रुपए नगद पकड़ा देता है। ये माल खरीदता है, फिर दूसरे को बेचता है। ये 1 महीने बाद, जब 2 महीने बाद पैसा देगा ये जीएस इसको, तो ये पैसा पता है कैसे देगा इसको, एजेंट को? नगद में देगा, और ये नगद पकड़ाएगा फिर हुंडी वाले को भी, पूरा कैश बिजनेस। ठीक है, जब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ये पूरा सिस्टम देखती है, तो इस पूरे सिस्टम को पक्के में लाने के लिए क्या कानून बनाती है, ये पढ़िए। Where any amount is borrowed on a hundi from, or any amount due thereon is repaid to, any amount borrowed from or repaid to any person otherwise than by account paid check drawn on a bank, the amounts of borrowed or repaid shall be deemed to be the income of the person borrowing or repaying. कह रहा है अगर इस हुंडी पे पैसा बोरो करेगा, ये 99.5 लाख यही बोरो कर रहा है ये एजेंट, कह रहा है कि अगर कोई पैसा हुंडी पे बोरो किया गया और वो अकाउंट पे ही चेक से नहीं है, तो जितना पैसा तुम बोरो कर रहे हो एजेंट, वो तुम्हारी इनकम होगी। अब इसमें कौन मठाधीश लोग हैं जिनको डर नहीं लगता है? डर उनको नहीं लगता ना जिनके जेब में पैसा भरा होता है, उनको लगता है हम सिस्टम खरीद सकते हैं। इसको डर नहीं लगता ये गारमेंट शॉप वाले को। ये तो 4 पीढ़ी से धंधा कर रहा है, नगद में पूरा बिजनेस कर रहा है, ये थोड़ी ना डरता है इनकम टैक्स से। ये हुंडी वाला, ये रही ज्यादा, ये थोड़ी ना डरता है इनकम टैक्स से। ये एजेंट को गवर्नमेंट अब डरा रही है, कह रही यही बीच में कमजोर कड़ी है, इसको डराओ, सारा सब सही हो जाएगा सिस्टम। अब गवर्नमेंट कह रही है नियम बनाइए कि एजेंट तुम जितना पैसा हुंडी में बोरो करोगे, अगर ये पैसा अकाउंट पे चेक से नहीं हुआ तो ये जितना पैसा तुम बोरो किए ये तुम्हारी इनकम मान लेंगे। बेटा ये एजेंट जो है ये 2 लाख 3 लाख रुपए एक ट्रांजेक्शन में कमाता है, अगर ये 1 करोड़ रुपए इसकी इनकम बन गई ना, 30 लाख टैक्स, ये बिक जाएगा ये। अब ये डर जाता है, कहता है भैया हम कैश में नहीं लेंगे। ये कहता है कि हम कैश में नहीं लेंगे। तो ये हुंडी को अगर ये कैश में नहीं लेगा, यानी ये पैसा चेक से अगर लेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये पैसा चेक से आ रहा है, इसका मतलब है इसको सेल बिल काटनी पड़ेगी। तो ये जो क्रेडिट सेल करता है कहता है कि ये हम बिल काटेंगे। ठीक है, अब ये गारमेंट वाले शॉप को सिंस ये बिल मिल जाती है, तो ये भी आगे जब माल बेचता है तो ये भी बिल काटता है। ठीक है, फिर जब ये बिल लिया है तो इसलिए जब ये पैसा वापस करता है तो ये कैसे करता है? चेक से पैसा करता है, और फिर ये वापस इसको जब देता है पैसा तो चेक से देता है। पूरा एक बार में सिस्टम, जो पूरा कैश में दौड़ रही थी मार्केट, पूरी वाइट हो जाती है एक बार में। समझ में आया गवर्नमेंट ने कैसे किया? गवर्नमेंट एजेंट जो था वो हुंडी से पैसा लेता था नगद में, ठीक है, फिर नगद में ही माल खरीद के फिर किसी न किसी दुकानदार को नगद में माल बेच देता था चांदनी चौक मार्केट में। गवर्नमेंट उसको डरा दी, बोली कि तुम नगद में अगर लिए इक्को बार पकड़े तो पूरा इनकम बना देंगे। डर गया, एकदम घबरा गया बेचारा। हुंडी वाले से कहा तुम उनको बैंक से दो। जब हुंडी वाले से बैंक से पैसा लेने लग गया तो उसके खाता बैंक में आ गया, तो भाई किस बात का पैसा आया, कौन सी बिल ऑफ एक्सचेंज तुमने डिस्काउंट की है, तो माल भी नगद में तो बिकेगा नहीं, माल भी अब उसको बिल काटना पड़ेगा। उसने बिल काटा। सामने वाला जो चांदनी चौक का दुकानदार था उसने बिल मिली उसको, तो अब वो आगे भी जब माल बेच रहा है तो बिल काट रहा है। ठीक है, पूरा चांदनी चौक का मार्केट वाइट करने का ये सिस्टम बन गया। ठीक है, तो कानून बना कि अगर आप बोरो करेंगे या फिर रीपे करेंगे, एक बात बताइए, जब यहां से पैसा वापस आएगा तो ये रीपे भी करेगा? हाँ, रीपे भी करेगा। तो रीपे या फिर बोरोइंग कुछ भी कैश में नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। लेकिन जैसे मान लीजिए ये कैश में बोरो किया 99.5 लाख रुपया, वापस कितना करेगा? 1 करोड़ करेगा ना। हाँ, वो तो 1 करोड़ में काट के ना दिया है पैसा। 2 महीने बाद जब वापसी करेगा, जब इस यहाँ से पैसा आएगा, इसके पास से पैसा आएगा, तो जब वापसी करेगा तब तो पूरा 1 करोड़ रुपया करेगा। मान लीजिए नगद में लिया और नगद में ही वापस कर रहा है, तो इनकम 2 बार नहीं होगी, इनकम एक ही बार होगी। अगर पैसा लेते समय हुंडी पे अगर वो इनकम बन गई तो देते समय दोबारा नहीं बनेगी, क्योंकि वो वही पैसा है। ठीक है, एक ही बार इनकम बनेगी। तो आप लेते समय 99.5 लाख इनकम बन गई थी, तो 1 करोड़ देते समय इनकम नहीं बनेगी। ठीक है, आप कहोगे सर अब देते समय तो 1 करोड़ है सर, तो नहीं बनेगी, बहुत अंतर नहीं होता है, उतना गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ब्याज जितना ही डिफरेंस होता है। आपने बोरो तो चेक से किया था, रीपे कैश में किया, ये पॉसिबल नहीं है। अगर बोरो चेक से किए हैं तो चेक से ही करेंगे प्रैक्टिकली,
लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर आपने बोरो किया नगद में या फिर रीपे किया नगद में, कुछ भी किया तो उतनी इनकम होगी। अगर दोनों चीज़ कैश में किया तो बस एक बार इनकम होगी बोरो करते समय। The amounts of borrowed or repaid shall be deemed to be the income of the person borrowing or repaying the amount aforesaid for the previous year in which the amount was borrowed or repaid as the case may be. To avoid double taxation, एक ही बार टैक्स लगेगा बोरो करते समय अगर बोरो रीपे दोनों नगद में हुआ है तो। It has been provided that if any amount borrowed on hundi has been deemed under the provision of this section to be the income of the person, बोरो अगर इनकम बन गई तो such person shall not be liable to be assessed again in respect of such amount under the provision of this section on repayment of such amount. अगर बोरो करते समय वो इनकम बन गई तो रीपे करते समय इनकम नहीं बनेगी। Moreover, for the purpose of this section, the amount repaid includes the amount of interest paid on the amount borrowed. हाँ, रीपे करते समय थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड होगा, लेकिन उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। All the above amounts shall be chargeable to tax under the head income from other sources. अब ये इतने सारे आप वो सब पढ़े हो, जितने भी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड मनी, मनी नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, कैश क्रेडिट, ये सारा किस हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। So all those undisclosed sources of income would be taxable under the head income from other sources. ठीक है ये बात। अब देखिए इसमें एक बात लिखी हुई थी, अकाउंट पेई चेक। समझते हैं इसका मतलब? अकाउंट पेई चेक से होना चाहिए। एक्चुअली चेक भी 3 प्रकार का होता है, मालूम है आपको? चलिए बताते हैं आपको। बियरर चेक, क्रॉस्ड चेक, अकाउंट पे चेक। तीन प्रकार के चेक होते हैं, ठीक है। बियरर चेक क्या होता है? जिसमें अकाउंट पे चेक क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। अकाउंट पे चेक वो होता है जिसमें आप इधर क्रॉस करते हो और यहाँ पे लिखते हो, 2 लाइन बनाते हो और इधर लिखते हो अकाउंट पे, देखे होगे आप। क्रॉस चेक होता है जिसमें बस ये 2 लाइन बना देते हो आप चेक में इधर। और बियरर चेक वो होता है जिसमें कोई लाइन नहीं होती। अगर आपने मुझे एक चेक दिया, ठीक है, यहाँ लिखा होता है ना पे टू, फिर अमाउंट लिखा होता है, ठीक है, अमाउंट वर्ड्स में लिखा होता है और यहाँ साइन होता है, ठीक है। आपने लिखा पे टू राज अग्रवाल, ठीक है। तो अगर आपने कोई चेक लाइन वाइन नहीं खींची, कुछ भी, हमें ये चेक दिया है, तो ये चेक नगद के बराबर होता है। मैं आपको बता दूं, आपने मुझे ये चेक दिया ना, बियरर चेक, इसको बियरर चेक कहते हैं, जिसमें कोई लाइन वाइन नहीं होती। आपने मेरा नाम लिखा है राज अग्रवाल, ये नगद है, ये चेक नहीं है सच पूछिए तो, क्योंकि आपने ये चेक दिया मुझे HDFC बैंक का। मैं HDFC बैंक जाऊंगा, इस पे लिखा हुआ है 1 लाख रुपया, जाऊंगा ये चेक पकड़ाऊंगा काउंटर पे, 1 लाख रुपया नगद दे देगा हमको। इसकी कोई रिकॉर्ड फिकॉर्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये नगद है, बस बैंक से जाके मिलेगा, इतना ही अंतर है। क्या मुझे ही जाने की जरूरत है? मैं भी नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा। मैं अपने स्टाफ को भी ये चेक दे देता हूं, कहता हूं जाओ बैंक से पैसा ले आओ, 1 लाख रुपया लेता आएगा। तो आप कहोगे सर इस पे तो नाम आपका लिखा है। एक्चुअली कभी चेक को ध्यान से पढ़ना, लिखा होता है पे डैश और लास्ट में लिखा रहता है और बियरर। बियरर का मतलब होता है होल्डर, जिसके हाथ में है। तो इस चेक पे ये लिखा ही हुआ है कि राज अग्रवाल या जिसके हाथ में है उसको ये पैसा देना है। पे किसको करना है? राज अग्रवाल या फिर जिसके हाथ में है। तो मैंने जिसके हाथ में डाल दिया उसको आप बैंक दे देगी पैसा, क्योंकि इस चेक पे यही लिखा हुआ है। कभी आपने पढ़ा है पे के बाद लाइन खींची रहती है जहां नाम लिखा रहता है और लास्ट में लिखा रहता है और बियरर? नहीं देखे हो तो जाके चेक देखो पहले। बियरर का मतलब होता है जिसके हाथ में चेक है उसी का पैसा है। बोलिए समझ में आई बात? अच्छा, तो ये वाली चेक से नहीं कह रहा है कि लेने को पैसा, कि जाके उसे क्या नाम है हुंडी वाले से ये वाला चेक ले लो, क्योंकि ये वाला चेक तो वैसे ही कैश के बराबर है, पता ही नहीं चलेगा किसके पास पैसा गया, कहाँ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरा नाम राज अग्रवाल है, आप मुझे कुछ भी चेक पे लिख के दे दीजिए, मोहन, सोहन, रोहन, कोई भी अंडा बंड कुछ भी नाम लिख दो, छोटू, मोटू, खोटू, कुछ भी लिख के चेक दे दो, मैं भजा लूंगा।
अगर लाइन नहीं खींचे हो ना तो कुछ भी लिख दो, उस पर लिख दो खोटू, ठीक है। हम बैंक जाएंगे, बैंक से पैसा ले लेंगे, ठीक है, बोलेगा साइन करो, पीछे साइन भी कर देंगे, खोटू। कोई मेरी आईडी फाईडी लेगा क्या? नहीं भाई, उसको कोई मतलब नहीं है उससे। और बियरर क्योंकि लिखा हुआ है, वैसे भी अगर हम खोटू नहीं है तो हम जो भी हैं हम कहेंगे, दिमाग मत लगाओ, बैंक वाले को समझाएंगे, ठीक है, हम खोटू हैं या कोई भी हैं, क्योंकि इस पर तो यही लिखा हुआ है ना कि जिसके हाथ में चेक है उसका पैसा है। चलिए दूसरा क्या है, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में अगर आपने मेरा यहाँ पे नाम लिख दिया पे राज अग्रवाल, तो ये मुझे अपने खाते में लगाना पड़ेगा, यानी मेरे खाते में पैसा आएगा। या फिर मैं चाहूं तो क्रॉस चेक का एक तरीका होता है, उल्टा कर दो इसको, अपोजिट। आपने मुझे चेक दिया, मैं यहां पीछे लिख देता हूं पे मोहन, पीछे चेक को उल्टा करेंगे और अपना साइन कर देंगे, और मोहन को ये चेक पकड़ा देंगे, मोहन अपने खाते में पैसा लगा लेगा, आ जाएगा, ये चेक अपने खाते में लगा लेगा पैसा। बात समझ में आई? तुम हमको दिए, हम किसी और को दे देंगे, उसके खाते में पैसा चला जाएगा, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी मेरे पास पैसा आया है कि नहीं हम चाहें तो ना दिखाएं। तुम हमको पैसा दिए, जैसे तुम हमको फीस दिए और हमको वो फीस क्रॉस चेक दिए हो, 2 लाइन खींचे हो बस, और हम चाहते हैं ये फीस की इनकम सरकार को नहीं दिखाएंगे, तो पता है हम किसी को उठा के वो चेक दे देंगे। किसी से हम कुछ सामान खरीदे तो उसी को पकड़ा दिए चेक, हम कहे कि, और पीछे उसका नाम लिख के अपना साइन कर दिए, उसके खाते में आ जाएगा पैसा डायरेक्ट। तुमको पता ही नहीं है, तुम चेक दिए थे ना, तुमको पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया चेक, हम घुमा दिए, वो चेक किसी और के पास चला गया, और हम नहीं दिखा रहे कि तुम्हारे से हमको पैसा मिला है। तो ये क्रॉस चेक में हो सकता है। देखिए बियरर चेक तो एकदम नगद होता है, क्रॉस चेक का भी कोई भरोसा नहीं है, जो आदमी जिसको चाहे जिसको पकड़ा दे, ठीक है। अकाउंट पे ही अगर आप लिख देते हो ना, और अब यहाँ लिखा रहता है पे राज अग्रवाल, तो ये राज अग्रवाल के खाते में ही जाएगा, ये मेरे खाते में जाएगा और कहीं नहीं जा सकता है। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको जो चेक हुंडी वाला देगा, हुंडी वाले से चेक लेना कैसे, अकाउंट पे ही चेक, हुंडी वाले को देना भी अकाउंट पे ही चेक से है, ताकि तुम्हारे खाते में पैसा आना चाहिए, तुम्हारे खाते से निकल के वापस हुंडी वाले में जाना चाहिए, एकदम पूरा ट्रांजैक्शन सही होना चाहिए, उल्टा सीधा कुछ नहीं। नहीं तो पता चला हुंडी वाले से तुम चेक लिए, किसी और के खाते में लगा दिए, फिर पता नहीं चल पा रहा है, तुम अपना नंबर 2 का धंधा कर रहे हो इधर उधर। तो जब चेक से आएगा पैसा जाएगा ना, पूरा क्लियर रहेगा तुम्हारे अकाउंट में, तब तुम 3-5 ज़्यादा नहीं करोगे। सो दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश थ्रू हुंडी, ठीक है। तो यू रिमेंबर व्हाट इज़ हुंडी, कि हुंडी से पैसा आना और जाना दोनों अकाउंट पे ही चेक से करना है, अदरवाइज हुंडी से पैसा बोरो करना या हुंडी का पैसा रीपे करना, दोनों ही इनकम मानी जाएगी। जो हुंडी का पैसा, हुंडी पे पैसा ले रहा है और दे रहा है, वही एजेंट की बात हो रही है, राइट। अभी हमने सारे के सारे जो भी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सप्लेन्ड मनी है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, कैश क्रेडिट है, हुंडी है, ये सब कुछ देख लिया। अब इनका टैक्स रेट क्या होता है? क्या इन पे भी ऑर्डिनरी वही टैक्स लगता है जो अभी तक हमने पढ़ा है? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन इस पर रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? तो इसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो बहुत ही हैवी है। आइए देखते हैं, इसके लिए सेक्शन भी अलग से है, 115 BBE, टैक्सेशन ऑफ कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट, ये टैक्सेबल होता है 115 BBE में। और रेट क्या है? अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट, चाहे कोई भी हो, ये सब सारा ही, ट्रीटेड एज इनकम अंडर सेक्शन दिस, ये हर सेक्शन में एक एक चीज़ें थी, ये कैश क्रेडिट है, ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, ऐसे है। ऑफ द एक्ट विल नाउ बी टैक्स एट फ्लैट रेट ऑफ 60%, इस पर 60% का टैक्स है, प्लस 25% सरचार्ज है। अच्छा, सरचार्ज तो आपको मालूम ही है कि अगर इनकम बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट होती है तब होता है, लेकिन इसमें नहीं, इसकी जो भी इनकम होगी उस पर 60% टैक्स होगा, 25% मैंडेटरी सरचार्ज है, एंड सेस जो भी एप्लीकेबल है, यानी 4% सेस है। तो यानी 100 रुपये का आपका अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ा जाएगा, तो इस 100 रुपये पे पहले लगेगा टैक्स एट द रेट ऑफ 60%, ठीक है, 100 रुपये पे, तो ये आएगा 60 रुपया, प्लस इस पर हम लगाएंगे सरचार्ज, सरचार्ज किस पे लगता है? टैक्स पे, तो 60 रुपये का 25% लगेगा, कितना हुआ? 15 रुपया। अब दोनों जोड़ दीजिए 75। अब इसके बाद लगेगा सेस एट द रेट ऑफ 4%, सेस 4% कितना हुआ? 3, 78। 100 रुपया पे 78 रुपये का टैक्स बनेगा, 78% डायरेक्ट कह सकते हो टैक्स हो गया, 60% प्लस 25% सरचार्ज, 25% ऑब्वियसली ऑफ 60%, 60 रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो 100 रुपये में 78 रुपये टैक्स जाएगा,
विदाउट ग्रांटिंग एनी डिडक्शन एक्सपेंडिचर अलाउंस अगेन देयर अगेंस्ट। अच्छा, ये सब इनकम जब पता चलती है आपकी, आप किसके लिए कुछ खर्चा भी किए थे, तो अब ये नहीं कहोगे अच्छा इसका खर्चा भी सुन लो, नहीं, आप तो दिखाए नहीं थे ना, पकड़ा जाएगा तो पूरा इनकम होता है, कोई खर्चा घटाने नहीं मिलता है। The benefit of the threshold exemption, lower slab rates for individual HA will not be available to such amount। ये सब नहीं कह सकते कि पहला 2.5 लाख नील होता है, फिर ये होता है, वो होता है, नहीं, ये सब जब खुद से समय पे टैक्स दिए होते तब, ठीक है, ये सब चोरी वोरी पकड़ेंगे तब 60% सीधा लेंगे। ऑल्सो नो सेट ऑफ एनी लॉस विल बी अलाउेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। अच्छा, पुराने साल का कोई लॉस वॉस है तो आप कहें कि अच्छा पकड़ ही लियो तो चलो वो मेरा लॉस भी सेट ऑफ कर ही दो जो हम बताए थे, नहीं, ये सब सेट ऑफ नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ से एक नई बात, ये मोदी जी है, अब आगे से देखिए मोदी जी क्या नया चेंज किए हैं, क्योंकि ये सब तो पहले से ही था। एसएससी नाउ परमिटेड टू डिस्क्लोज सच इनकम ऑन हिज ओन इन आईटीआर। आप खुद से भी, अगर देखिए क्या होता है, कभी कभी इंसान चोरी तो कर रहा था टैक्स की, लेकिन एक समय आने के बाद उसको लगता है यार अब ईमानदार हो जाते हैं, नहीं, सब चोरी से बड़ा टेंशन होता है, रात को नींद नहीं आती अच्छे से, ठीक है, कि कब पकड़ा जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो अच्छा है कि अब एक काम करते हैं, जो जो बचाए थे, चोरी किए थे, उसका सबका टैक्स दे देते हैं। तो हम चाहे तो इस बार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में खुद ही दिखा दें कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है 5 करोड़ रुपए की जो मैंने आज तक नहीं दिखाई थी, आप खुद ही दिखा दीजिए, 115 BBE में टैक्स दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से बताते हैं, ठीक है, तो आपको 78% का टैक्स देना है, ठीक है। अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड एओस प्रेगोरेटिव टू इन्वोक द प्रोविजन, पहले सिर्फ एओ ही ऐसा कर सकता था कि पकड़ ले, अब खुद से आप पकड़वा दो, ये भी होता है। इफ अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर इनकम इज डिटेक्टेड बाई एओ, पेनाल्टी ऑफ 10% इज ऑल्सो अट्रैक्टेड। अच्छा, ये 78% का तो तब है जब आप खुद से टैक्स दे रहे हो, ठीक है, खुद से बता के। अगर एओ पकड़ेगा तो इस पर अब लगेगी पेनाल्टी भी, पेनाल्टी 10% टैक्स का होता है, 60 रुपये का 10% होगा, 6 रुपया पेनाल्टी हो जाएगी, 84 रुपया, मतलब 100 रुपये में 84 रुपया टैक्स, 84% टैक्स आ जाएगा। समझ में आया? अगर एओ पकड़ेगा तो 84% टैक्स है, खुद से पकड़ा बताओगे तो 78% टैक्स है। So this was all about unexplained money, right? और उसका taxation. We'll stop here.